नासिरुद्दीन महमूद की यदि हम बात करें तो आपको अभी बताया कि रजिया सुल्तान और रजिया सुल्तान के बाद बैराम शाह शासक बनता है। बैराम शाह, और आपको ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। रजिया की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का कौन सुल्तान बनता है? बैराम शाह। क्या है क्यों लड़ रही है? पड़ोसी बहुत लड़ते हैं, तब यहाँ हाई उधर के लागू हाई है। तो बैराम शाह शासक बनता है। कौन बनता है भैया? बैराम शाह शासक बनता है। और इस बैराम शाह के बाद में नासिरुद्दीन महमूद शासक बनता है। ये बेचारा गऊ आदमी है, बिल्कुल गाय की तरह, बहुत सीधा साधा आदमी है। ठीक है, बहुत ही सीधा साधा आदमी है। सादा जीवन ये बिताता है। कैसा जीवन? सादा जीवन बिताने। इसके तहत क्या करता है? सादा जीवन। शांत रहो, पहले सुन लो तो सुन लो, मैं छपाने लगूंगा। ठीक है, हेलो, हाँ मैं ना अरे पढ़ा रहे हैं। हाँ ठीक, लोड खा लिया। देखो जरा, शांत रहो सभी लोग, शांत देखो, शांत रहो तो पढ़ाए, नहीं तो फिर भाई छप पाएंगे और क्या करेंगे। इधर देखो जरा, अमित दिमाग खराब है, इधर देखो चुपचाप। सादा जीवन ये जीता था। कैसा जीवन जीता था ये? सादा जीवन। सादा जीवन के तहत क्या? कुरान के हिसाब से ये जीवन जीता था, यानी इस्लाम के अनुसार से जीता था। और ये ऐसा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जो टोपी सिलकर जीवन यापन कर रहा था, जो टोपी सिलकर जीवन यापन कर रहा था। अब प्रश्न ये उठता है कि जब ये टोपी सिलकर जीवन यापन कर रहा था, जबकि दिल्ली का सुल्तान था, तो शासन कौन कर रहा था? बात तो ये भी है ना कि शासन भी तो कोई ना कोई कर रहा होगा। तो यहाँ पे ये बेसिकली आपका चलता है 1245-46 से लेकर के और 1266 तक, 20 साल तक शासन करता है ये। ठीक है, टोपी सिल करके 20 साल तक ही रहता है पद पे और टोपी सिल करके रहता है। तो बात ये है, इधर देखो, जाओ इधर देखो जरा कि हाँ, बैराम शाह भी तो आया था ना, बैराम शाह आया था। ठीक है, अब ये सन में थोड़ा इसमें गैप मत किया करो, क्योंकि हम महत्वपूर्ण के देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, तो मैं बीच बीच में बता देता हूं कि हाँ ये बना। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो यहां पे देखो जरा, ये टोपी सिलकर अपना जीवन यापन कर रहा था। प्रश्न ये बनता है यहाँ पे कि जब ये टोपी सिल रहा था, जीवन यापन कर रहा था, तो वास्तविक शासन कौन कर रहा था? तो वास्तविक शासन कर रहा था बलबन। कौन कर रहा था? बलबन। बलबन क्या था? नाइब ए, ये बहुत महत्वपूर्ण पद है, ध्यान रखना। नाइब ए मामलिकात, नाइब ए मामलिकात, ये पद का नाम है। इधर देखो भैया, इधर देखो। आप तुम लोग दिमाग खराब है क्या? मैं ये नहीं समझ, तुम लोग गुस्सा क्यों दिलवाना चाहते हो मुझे? हाँ कर रहे हो, हाँ कर दो, छापो, लिखो। देखो मैं कह रहा हूं कम बोलो, उतना ही बोलो जितना मैं क्लास से, जितने मैंने कहते हो सुन लिया, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। फिर मत कहना ये हो गया मेरे साथ। पढ़ना है तो पढ़ो सही तरीके से, नहीं तो मुझे ऐसे विद्यार्थियों को कोई जरूरत नहीं, जा सकते हैं आप। अरे भाई देख लो, बता रहा है कोई, नहीं तो जिंदगी तो वैसे भी कष्ट में ही कट रही है। वैसे भी जीवन में इतना दुख है, काहे और लोड लेना चाहते हो? जब मैं बेइज्जती करने को उतरता हूं फिर तो इतना ध्यान रखना, फिर मैं सोचता नहीं हूं। इसलिए शांति से बैठे रहो, जितना मजा दूं उतना ही लो, उससे ना कम ना ज्यादा। इधर देखो, बलबन एक पद पे आशीष। देखो इससे क्या होता है, टीचर का फ्लो टूटता है। और जब मैं इतना धीमे धीमे पढ़ा रहा हूं तुमको, इसीलिए पढ़ा रहा हूं ना, जिससे आपके दिमाग में जाए। मैं क्या मतलब रामायण अभी बोल दूं? समझा दिया मैंने, ये लो छापो। टीचर का अपना एक फ्लो होता है, उसके दिमाग में चीजें क्रमबद्ध तरीके से सेट होती हैं और तुम उसे बीच में तोड़ देते हो, तो इससे टीचर को गुस्सा आता है। समझ रहे हो?
तो मैं जितनी बकवास करनी, जितनी बहस करनी, अभी हम बाहर हो जाएंगे क्लास में, जितनी चाहे उतनी करना, ठीक है, और उतनी हम भी कर लेंगे तुम्हारे साथ में। इधर तो बलबन नायब-ए-ममलिकात था। नायब-ए-ममलिकात एक पद था, क्या नाम था इसका? पद था। इसका जो इस पद का सृजन जो किया गया था, इस पद का जो सृजन किया गया था वो किया गया था बहराम शाह के द्वारा। बहराम शाह के द्वारा इस पद का सृजन किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता था। ये आप ऐसे मान लें एक तरीके से वजीर होता था। वजीर होता तो ये वजीर था, लेकिन इसके पास पावर जो होती थी वो वजीर से भी ज्यादा हुआ करती थी। और वजीर का मतलब आज का प्रधानमंत्री, आज का प्रधानमंत्री, जो आज वर्तमान समय में जिसे आप प्रधानमंत्री कहते हैं, वह वजीर का पद था और इससे भी ज्यादा शक्ति हुआ करती थी। तो इस पद का सृजन बहराम शाह ने किया था। किसने किया था? बहराम शाह ने। आपसे परीक्षा प्रश्न पूछता है, ये नायब-ए-ममलिकात पद बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होता क्या है, ये आपने सुना ही नहीं होता है, अभी तक आपने सुना ही नहीं होगा। इतनी बार मध्यकालीन इतिहास पढ़ा होगा, अभी तक पता नहीं सुना होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लोग होंगे बहुत सारे लोग जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा, मध्यकालीन इतिहास, लेकिन इस पद का नाम नहीं सुना होगा, मुझे पता है। और जबकि ये बहुत महत्वपूर्ण पद है, ये भाई वजीर से ऊपर का पद है तो महत्वपूर्ण तो है ना भाई। तो इसके बाद इस पद की जो शक्तियां जो होती थी वो वजीर से भी लगभग, मतलब वजीर से भी ऊपर ये कार्य किया करता था। बहराम शाह ने इसका सृजन किया था। जो पहला नायब-ए-ममलिकात था वो कौन था? एतगीन। कौन था? जो पहला पद था वो कौन था? एतगीन का, एतगीन के पास था। और नासिरुद्दीन महमूद के समय जो पद था इसके पास? बलबन के पास। बलबन के पास ये पद था नायब-ए-ममलिकात, और यही वास्तविक शासक था, क्योंकि ये तो टोपी चल रहा था। जब ये टोपी चल रहा था शासन ये कर रहा था नायब-ए-ममलिकात के नाम से, वास्तविक शासक के नाम से ये शासन कर रहा था। कौन? बलबन। यानी यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक शक्तिशाली नायब-ए-ममलिकात कौन था? बलबन। और उसके बाद में, क्योंकि ये तुर्की नहीं था, बलबन दास था। कौन था ये? बलबन दास था। किसका दास था ये? इल्तुतमिश का दास था। बलबन इल्तुतमिश का दास था, लेकिन ये अपने आप को अफरासियाब का वंशज बताता था, इसे भी आगे देखेंगे, ठीक है। जब ये बादशाह, जब ये सुल्तान बनता है तब ये अपने आप को ऐसा ना लगे कि हाँ हम दास हैं, तो इसलिए अपने आप को ये अफरासियाब वंशज का शासक महावंश से जोड़ता है अपने आप को। तो ये बलबन एक दास था इल्तुतमिश का, और आगे चल करके, हाँ, क्योंकि तुर्की नहीं था तो तुर्की ना होने के कारण तुर्कों ने इसका विरोध किया। इस पद का इसके पास होने से लोगों के पेट में फिर से दर्द हुआ, जैसे अमीर-ए-आखुर में हुआ था। ऐसे ही जब इससे ये पद मिला तो क्योंकि ये भी गैर तुर्की नहीं था, और अमीर-ए-आखुर जो बना था याकूत मलिक वो भी तुर्की नहीं था, ठीक है ना। तो अब क्योंकि बेचारा ये टोपी चिल रहा था अपना, तो ये अपना टोपी चिल रहा था, उसने कहा चलो ठीक है तुम बने रहो, कोई दिक्कत नहीं, चलाते रहो। तो जब तुर्कों के पेट में दर्द हुआ तो इसे अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। इसके बाद एक भारतीय मुसलमान रेहान को नायब-ए-ममलिकात बनाया गया, लेकिन ये बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, ठीक है। इसने रेहान को हटा करके पुनः वो गद्दी प्राप्त कर ली। ये वाला पद बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री से भी ज्यादा शक्तिशाली पद है। कौन छोड़ना चाहता है? कोई छोड़ना चाहता है भाई? तुर्कों ने विरोध किया, उस समय इसने छोड़ दिया कि भाई चलो तुम विरोध कर रहे हो, चलो अभी हम कमजोर हैं, तुम बल ठीक हो जाते हैं। इसके बाद में अपनी कोई राजनीतिक षड्यंत्र चला होगा, कोई राजनीतिक षड्यंत्र खेला होगा इसने, फिर ये गद्दी जो है पुनः प्राप्त कर लेता है। उसके बाद में 1266 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है, और बलबन अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है, और फिर गुलाम वंश के अंदर ही शुरू होता है बलबनी वंश। कौन सा वंश? बलबनी वंश शुरू होता है, जो कि गुलाम वंश के अंदर ही है, ठीक है। देखो गुलाम वंश के अंदर ही कौन कौन है? ऐबक वंश, इलबरी शमसी वंश और बलबनी वंश, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये छोटा सा ये का कार्यकाल, ज्यादा कुछ नहीं है, लिखो जरा लिखना। नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266।
लिखो जरा, लिखना। देखो नाम मात्र का शासक है ये, नाम मात्र का शासक है, ठीक है। अत्यंत सादा जीवन इसने जिया है, अत्यंत सादा जीवन जिया, जैसे टोपी सिलकर जीवन यापन करता था, टोपी सिलकर जीवन यापन करता था। अब जो टोपी सिलकर जीवन यापन करता ना, इसको अंडरलाइन करना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए नासरुद्दीन महमूद को मैंने कराया। हाँ, कुरान की आयतें भी लिखता था, लिखो जरा, कुरान की नकल करता था, एक तरीके से कुरान की आयतें लिखता था। ये इस्लाम के अनुसार चलता था, ये अपने जीवन को चलाता था, हालांकि शासन नहीं चलाया इस्लाम के अनुसार, खुद इस्लाम का पालन अच्छी तरीके से करता था। एक कुरान की आयतें लिखा करता था। गऊ आदमी था बेचारा, सीधा साधा था, क्योंकि फोटो भी यदि आप देखोगे ना तो बहुत सीधा सा लगता है बेचारा, बच्चा था, ठीक है, एकदम मासूम सा चेहरा लगता है, ठीक है। लिखो जरा, वास्तविक शासक, लिखना, वास्तविक शासक बलवन था, बलवन का चेहरा देखना कभी, ठीक है। कहा जाता है कि बलवन के दरबार में ना कोई हंस सकता था, ना कोई शराब पी सकता था, ना कोई जुआ खेल सकता था, और यदि ऐसा करते हुए पाया जाता था तो सीधे मृत्युदंड होता था। समझ रहे हो, ये कानून था बलवन का। बलवन का चेहरा देखना जरा कभी भी, और फिर उसका चेहरा देखना बेचारे का। वास्तविक शासक बलवन था, जो बलवन था, जिसे नायब ए ममालिकात नायब ए ममालिकात, ये आगा डंडा यहां पे ना होकर के यहां पे ममालिकात, नायब ए ममालिकात, जिसे नायब ए ममालिकात पद दिया गया, अब इस नायब ए ममलिकात के नीचे एरो बना करके लिखना, ब्रैकेट में बंद करके लिखना जरा, लिखना। अब पूरी कहानी इसी चलेगी, ठीक है। नायब ए ममलिकात, इसी के नीचे एरो बना करके लिखना। इस पद की शुरुआत बहराम शाह के द्वारा की गई, इस पद की शुरुआत बहराम शाह के द्वारा की गई, इस पद की शुरुआत बहराम शाह के द्वारा की गई, जो कि वजीर की तरह होता था, वजीर की तरह होता था, लिखना। पहला पद ऐतगीन को दिया गया, पहला पद ऐतगीन को दिया गया, नीचे से लिखना। तुर्कों के विरोध के कारण बलबन इस पद को छोड़ देता है, तथा भारतीय मुसलमान रेहान को यह पद दिया जाता है, किंतु बलबन पुनः यह पद ले लेता है,
यह पद ले लेता है। बलवन पुनः यह पद ले लेता है। बलवन पुनः यह पद ले लेता है। आगे लिखना 1266 ईस्वी में 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। 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 अब नासिरुद्दीन महमूद के ब्रैकेट में लिखना जरा, शमसी या इलवरी वंश का अंतिम शासक। शमसी या इलवरी वंश का अंतिम शासक था ये। और पहला शासक कौन था शमसी वंश का? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज। उसके बाद में रजिया सुल्तान। उसके बाद में बैराम शाह। और फिर उसके बाद में ये था कौन? नसरुद्दीन महमूद। लिखना शमसी या इल्तुरी वंश का अंतिम शासक। लिख लिया? ठीक है। फिर नीचे से लिखना 1266 में ही 1266 में ही बलबन सुल्तान बनता है। सुल्तान बनता है और गुलाम वंश के तहत ही गुलाम वंश के तहत ही बलबनी वंश की शुरुआत होती है। शुरुआत होती है किसकी? बलबनी वंश की। तो अब आएगा बलबन। कौन आएगा भैया? बलबन आएगा। और जिसका नाम है क्या? गयासुद्दीन बलबन। और ये 1266 से लेकर के 1286 तक रहेगा। और ये गुलाम वंश का लगभग अंतिम महत्वपूर्ण शासक है। उसके बाद में कैकुबाद, कैमूर, इन सब का इतना महत्व नहीं है। ठीक है। तो इसको भी हम लोग 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद में करते हैं। ठीक है। 12 बज गए। खाना खा पी लो, जो भी खा पी लेके आयो, खा लो पी लो।